मैं अपने वार्षिक दौरे पर क्रूडेन बे पहुंचा ही था और देर से नाश्ता करने के बाद उस नीची दीवार पर बैठा था, जो क्रूडेन नदी पर बने पुल की ढलान का ही एक हिस्सा थी। मेरे सामने सड़क के उस पार और वहां की एकमात्र छोटी सी पेड़ों की झुरमुट के नीचे एक लंबी, दुबली, बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो मुझे बड़ी तीव्रता से देख रही थी। तभी जब मैं बैठा था, एक छोटा सा समूह, एक आदमी और दो औरतें, वहां से गुजरा। मेरी आंखें अनायास ही उनका पीछा करने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से निकलने के बाद वे दो औरतें साथ साथ चल रही थी और वह आदमी आगे आगे अपने कंधे पर एक छोटी काली डिबिया, एक ताबूत लिए हुए चल रहा था। इस विचार से मैं सिहर उठा, लेकिन एक क्षण बाद मैंने तीनों को वैसे ही साथ साथ चलते देखा जैसे पहले थे। अब वह बूढ़ी औरत मुझे धधकती आंखों से देख रही थी। वह सड़क पार कर मेरी ओर आई और बिना किसी भूमिका के बोली, तुमने क्या देखा था जो तुम्हारी आंखें इतनी भयभीत लग रही थीं? मैं उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर टिकी रहीं, मानो मेरे आर पार देख रही हूँ। मुझे लगा मैं लाल पड़ गया हूँ। तभी वह अपने आप से जैसे बोली, मैंने समझा था। उसने भी वह देखा जो मैं नहीं देख पाई। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। उसने अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, रुको। शायद तुम कल इसी समय तक जान जाओगे। उसका उत्तर मुझे बहुत रोचक लगा और मैंने कोशिश की कि वह और कुछ बताए, लेकिन वह नहीं मानी। वह अपने बड़े दुबले शरीर के अनुकूल एक शाही अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ गई। रात के खाने के बाद मैं होटल के सामने बैठा था कि तभी गांव में बड़ी हलचल मच गई। लोग उदास चेहरों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। पूछने पर पता चला कि नीचे छोटे बंदरगाह में एक बच्चे की डूबकर मृत्यु हो गई है। तभी वही औरत और वही आदमी, जो सुबह पुल से गुजरे थे, भागते हुए वहां से गुजरे। एक दर्शक ने उन्हें दया से देखते हुए कहा, बेचारे लोग, उनके लिए आज रात घर लौटना बड़ा दुखद होगा। कौन है ये? मैंने पूछा। उस आदमी ने श्रद्धा से अपनी टोपी उतारी और बोला, वही माँ बाप जिनके बच्चे का अभी अभी पानी में डूबकर निधन हुआ है। उसके बोलते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे पुकारा हो और मैं मुड़ा। वहां वही दुबली, बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर विजय भाव की एक झलक थी। क्रूडेन बे, एबरडीनशायर का मुड़ा हुआ तट रेत के टीलों के एक सूने विस्तार से घिरा है, जिनकी गहराइयों में समुद्री घास, काई और जंगली वायलेट के फूल उगते हैं और साथ ही सुंदर ग्रास ऑफ पारनासस एक हरी चादर बनाते हैं। टीलों की सतह को बेंट घास थामे रहती है और हवा की वजह से महीन रेत इधर उधर उड़ती रहती है। इस सब के पीछे की भूमि हरी है, उन घास के मैदानों से जो खाड़ी के दक्षिणी किनारे को चिह्नित करते हैं, लेकर उन फैले हुए ऊंचे नीचे प्रदेशों तक, जो दूर दूर तक फैलते चले जाते हैं। दूरी में जब तक ब्रेमार के पहाड़ों की नीली धुंध एक प्रकार की सीमा नहीं बना देती। खाड़ी के बीचों बीच वह ऊंचा बिंदु, जहां से जमीन समुद्र की ओर ढलान बनाती है, एक छोटे पहाड़ी टीले जैसा दिखता है, जिसे हॉकलो कहा जाता है। इस बिंदु से लेकर दक्षिण की चरम सीमा तक जमीन हल्के ढाल के साथ ऊंची चलती जाती है। क्रूडेन की रेत चौड़ी और सख्त है और समुद्र काफी दूर तक पीछे हट जाता है। जब तूफान आता है और हवा तट की ओर बहती है, तो पूरी खाड़ी उछलती लहरों और टूटते पानी का उफनता हुआ दृश्य बन जाती है, जो हर पल उन स्टेकनेट्स को नष्ट कर देने की धमकी देता है जो तट के किनारे किनारे फैले होते हैं। कई जहाज इन दूर तक फैली रेतों पर नष्ट हो चुके हैं।
और शायद उथले समुद्र की गर्जना और वह आतंक जिसने नाविकों को शराब खाने स्पिरिट रूम में भेज दिया, और कुछ लोग जो बाद में किनारे पर बहकर आए उन्हें पहाड़ी पर स्थित कब्रगाह तक पहुंचा दिया। यदि क्रूडेन बे को रूपक रूप में एक मुंह माना जाए तो रेत के टीले उसका नरम तालू है, हरे रंग का हौकलो उसकी जीभ, और जो चट्टानें चरम किनारों पर फैली हैं वे उसके दांत हैं। उत्तर की ओर लाल ग्रेनाइट की टूटी फूटी दांतेदार चट्टानें उठती हैं। दक्षिण की ओर लगभग 1.5 मील दूर प्रकृति ने अपनी सबसे उग्र शक्तियां दिखाई है। यही वह स्थान है जहां छोटा प्रायद्वीप विन्नीफोल्ड समुद्र में निकलता है और जहां एबरडीन तट की 2 महान भूगर्भीय संरचनाएं मिलती हैं, उत्तर की लाल सिएनाइट और दक्षिण की काली ग्नीस। यह मिलन आरंभ में अवश्य ही उथल पुथल भरा रहा होगा। वहां पृथ्वी को अपनी जड़ तक हिलाने वाले भूकंपन के प्रमाण मिलते हैं। वहां दोनों प्रकार की विशाल चट्टानें हर संभव आकार में ऊपर उछली पड़ी हैं, कभी पिघली हुई सी, कभी दबाई सी। इस तरह की सही बताना संभव नहीं कि ग्नीस कहाँ समाप्त होती है और सिएनाइट कहाँ आरंभ। पर मोटे तौर पर देखें तो यहाँ दोनों के बीच एक अनियमित सीमा है। यह सीमा पूर्व की ओर समुद्र तक जाती है और अपनी शक्ति को चट्टानों के उभार में दिखाती है। आधा मील या उससे अधिक दूरी तक चट्टानें समुद्र से अकेली सी या टूटी फूटी पंक्तियों में उभरती हैं और अंत में एक खतरनाक समूह बनाती हैं, जिसे 10 केरीज कहा जाता है और जो सदियों से जहाजों के लिए विनाश का कारण रहा है। यदि समुद्र अपने मृतकों को वहीं रखता जहां वे गिरते, तो स्केरीज के चारों ओर का तल उनकी हड्डियों से सफेद दिखाई देता, परंतु मलबे के ढेर से नए द्वीप बन सकते थे। कभी कभी दक्षिण पूर्व से आने वाली भयंकर लहरों में अपने चरम पर समुद्र को इन खुरदरी चट्टानों से जूझते और फेन को तट की ओर फेंकते देखा जा सकता है। शांत समय में ये चट्टानें गहरे पानी से उठती हुई काली दिखाई देती हैं, परंतु तूफान के वे क्षण जब विशाल लहरें उन पर टूटती हैं, उन्हें दृष्टि से ओझल कर देती हैं। वे समुद्री पक्षी सीगल्स, जो आम तौर पर उन चट्टानों को सफेद कर देते हैं, उड़ते हुए चीखते हैं और उनकी आवाज तूफान की हवा के साथ लगभग एक सतत स्वर में मिल जाती है, क्योंकि एक आवाज दूसरी में खो जाती है और समुद्र हवा के बहुरूपी गर्जन में डूब जाती है। गांव, जो क्रूडेन नदी के मुहाने के उत्तर की ओर स्थित है, काफी साधारण है। कुछ पंक्तियां मछुआरों के घरों की, 2 या 3 बड़े लाल टाइल वाले सुखाने वाले शेड जो मछुआरों के घरों के आगे रेत के सिरों पर टिके हैं। बाकी जगह में, जैसा मैंने पहली बार देखा, उत्तरी चट्टान पर एक ऊंचा झंडा दंड, उसके पास एक छोटा चौकी घर, अंदर की ओर कहीं कहीं बिखरे खेत, क्रूडेन नदी के पश्चिमी किनारे पर एक छोटा होटल जिसके धंसे हुए बाग को विलो वृक्षों की कतार सुरक्षा देती है और जहां हमेशा फल और फूल भरे रहते हैं। क्रूडेन बे के दक्षिणी भाग से विन्नीफोल्ड गांव तक की दूरी कुछ 100 गज ही है। पहले एक खड़ी चढ़ाई, फिर एक सीधा रास्ता जिसके किनारे किनारे एक छोटी धारा बहती है। इस पगडंडी के बाईं और जमीन पहले तेजी से ऊपर उठती है, फिर चारों ओर ढलान बनाकर नीचे आती है, जिससे लगभग 18-20 एकड़ का एक छोटा पहाड़ी जैसा क्षेत्र बनता है। इसका दक्षिणी भाग सीधा खड़ा है, जहां काला पत्थर विन्नीफोल्ड की छोटी खाड़ी में पानी की ओर झुकता हुआ उतरता है। इसके केंद्र में एक मनोहर चट्टानी द्वीप है जहां उत्तरी ओर की ढलान तेज है, जो इस क्षेत्र की ग्नीस और ग्रेनाइट की आम प्रवृत्ति है। पूर्व और उत्तर की ओर अनियमित खाड़ियां या दरारें हैं, जिससे प्रायद्वीप की उंगलियां सी आगे निकलती हैं। इन सिरों पर डूबी हुई चट्टानों की चट्टानें हैं, जो गहरे पानी में गिरती हैं और जिनका पता केवल बुरे मौसम में तब चलता है जब अंदर की धाराएं घूमती हुई लहरें या फेन के घुमाव ऊपर भेजती हैं।
ये छोटी खाड़ियां अधिकतर घुमावदार हैं और जहां मिट्टी या रेत ने बाहरी चट्टानों को ढक दिया है, वहां समुद्री घास और क्लोवर उगाए हैं। यहाँ कभी बड़े बड़े गुफाएं रही होंगी, पर अब या तो वे धंस गई हैं, या रेत से भर गई हैं, या भारी बारिशों में आई मिट्टी ने उनका अस्तित्व मिटा दिया है। इन्हीं खाड़ियों में से एक, ब्रॉड हेवन, जो ठीक सामने है, स्केर तक जाते हुए एक अलग थलग खड़ा चट्टान का स्तंभ है जिसे स्थानीय लोग पुअरमॉन कहते हैं, जिसकी जड़ में समय और मौसम ने एक छेद बना दिया है, जिसके बीच से सूखी जमीन पर चलते हुए पार किया जा सकता है। इन सभी खाड़ियों के किनारों और तटों से समुद्र तक जाती चट्टानों के समूहों के बीच बीच में प्राकृतिक नालियां हैं, जिनके किनारे इतने सीधे हैं मानो विन्नीफोल्ड के मछुआरों के कंकड़ों को रखने के लिए जानबूझकर काटकर बनाए गए हों। जब मैंने पहली बार इस स्थान को देखा तो मैं इससे प्रेम कर बैठा। यदि संभव होता तो मैंने अपनी गर्मियां वहीं अपने घर में बिताई होती, पर वहां रहने के लिए कोई जगह न होने के कारण ऐसा अवसर संभव नहीं था। इसलिए मैं छोटे से होटल किल्मारनॉक आर्म्स में ठहर गया। अगले वर्ष मैं फिर आया, और उसके अगले वर्ष भी, और उसके भी अगले वर्ष, और फिर मैंने विन्नीफोल्ड में भूमि पट्टे पर लेने और खुद के लिए स्केर की ओर देखने वाला एक घर बनाने की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम के विवरण मुझे लगातार विन्नीफोल्ड ले जाते रहे, और बनने वाला मेरा घर हमेशा मेरे विचारों में रहता था। अब तक मेरा जीवन बिना किसी खास घटना के बीत रहा था। स्कूल में मैं, यद्यपि भीतर से महत्वाकांक्षी था, परिणामों में नीरस रहा। कॉलेज में हालात कुछ बेहतर थे, क्योंकि मेरे बड़े शरीर और खेलकूद की क्षमता ने मुझे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां मुझे अपनी स्वाभाविक शर्म को दूर करना पड़ा। लगभग 28 वर्ष की आयु में मैं अपने आप को नाममात्र का वकील पाया। कानून की प्रैक्टिस का मुझे कोई ज्ञान नहीं था और सिद्धांत का भी बहुत कम। इसके साथ ही मैं डेविल्स ओन में भर्ती था। यह उपहासात्मक नाम कोर्ट वॉलंटियर्स, इन्स ऑफ कोर्ट वॉलंटियर्स, को दिया जाता था। मेरे कुछ ही संबंधी थे, पर एक आरामदायक, भले ही बहुत बड़ी नहीं, संपत्ति थी, और मैं पूरे विश्व की यात्रा कर चुका था, वह भी कुछ शौकिया तरीके से। नैतिक शिक्षा भाग्य आने से पहले संकेत देता है। हमें आंखों से परे देखना सीखना चाहिए।